जो फैसले दिल और ज़मीर से लिए जाते हैं वो सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि इतिहास बदलते हैं। मैं चहक पुगलिया आप सभी का लॉ ग्रिड के इस खास एपिसोड में स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड के द्वारा हम लॉ, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के इस बेहतरीन संगम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने अपने काम से सिर्फ अफसर होने का फर्ज नहीं निभाया बल्कि एक नई सोच की नींव डाली। हम स्वागत करते हैं आईएएस ऑफिसर श्री वंदना सिंघवी जी का। आप अभी रिटायर होने वाली हैं, तो ये प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है? इतने साल की सर्विस और जो रिटायरमेंट की फीलिंग है। देखिए, टोटल 35 ईयर 1 मंथ का पूरा सर्विस कैरियर हो चुका है और रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट के नियम है, क्योंकि 60 साल के बाद रिटायर्ड गवर्नमेंट कर देती है, सेवा से निवृत्त करती है। लेकिन व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी रिटायर्ड नहीं होता है और व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपनी पूरी मृत्यु पर्यंत अपने आप को एक शक्तिशाली, एक समृद्ध और एक जीवंत रूप से रखकर समाज की सेवा में तत्पर रह सकता है। जी मैम, आपका ये जो सफ़र है, मतलब जो मैं नहीं कहूँगी कि आप आईएएस ऑफिसर से रिटायरमेंट जब आपका होगा, पर वो ज़िंदगी आपकी एक रूटीन बन चुकी है आपकी लाइफ का। तो आप इतना जल्दी तो ऑब्वियस सी बात है भूल नहीं पाएंगी और उन रूटीन को आप रीलिव करने वाली हैं। देखिए, चाहक एक रूटीन तो वो होता है, ऑफिस टाइमिंग का रूटीन होता है। बाकी अगर व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा रहे, समाज से जुड़ा रहे, तो एक वो 10 से 5 वाला जो बंधन होता है या 9:30 से 6 वाला जो बंधन होता है, वो एग्जैक्टली नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन उसके बाद भी एक्टिविटी रहेगी, जो आपकी कार्य करने की प्रवृत्ति है या आपकी मेहनत करने की प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं समाज में परिलक्षित होती रहेगी। जी। इसलिए ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप रिटायर्ड हो रहे हो तो सारी जो आपका रूटीन था वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। जी। मेरे को लगता है कि हम और बेहतर तरीके से समाज को कुछ और अपनी तरफ से जो भी सेवा करना चाहेंगे या समाज में हम समाज के साथ रहकर समाज के उन्नयन के बारे में सोच सकेंगे और उसके लिए कार्य कर सकेंगे। आपके पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स क्या है? मतलब अभी आपने सोचा देखिए, है? मैंने तो अभी तो कुछ नहीं सोचा है, अभी तो 31st भी 2 दिन दूर है। हाँ। इसलिए अभी कुछ भी नहीं सोचा है। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर भी सेवा का मौका मिलेगा अपन हमेशा, क्योंकि मेरा कैरियर भी इस तरह का रहा है कि मैंने कभी भी पोस्ट को महत्व नहीं दिया। मैंने एक अच्छे नागरिक के रूप में और एक नागरिक अच्छी व्यक्ति के रूप में एक अधिकारी को अपने आप को प्रस्तुत किया और जितना समाज में हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक पोस्ट के साथ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ काम अलग से कर सकते हो, तो वो करने की कोशिश करी। और मैं अपने जो पूरा सेवा काल है उससे बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने अपने हिसाब से लोगों को अपना सब कुछ देने का प्रयास किया। चाहे वो राजकीय कार्य हो, वो किसी कार्य से मेरे पास आए तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति मेरे पास आ गया है उसका कार्य अवश्य होना चाहिए और मुझे लगा कि उसकी समस्या का समाधान मेरे पास पहुंचकर हो जाना चाहिए। और उसके लिए मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच काम में ली। तुरंत अधिकारियों को फ़ोन करना या संबंधित लोगों को बताना कि भाई इस व्यक्ति की समस्या का आप तुरंत समाधान करिए, और कार्य हुआ भी है तो मुझे उससे संतोष है। जी मैम, ये आपने बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट किया है। ये सफ़र ऐसे तो स्टार्ट हुआ नहीं होगा। आप कितने साल की थी जब आपको पहली बार रियलाइज़ हुआ कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है? बेटा, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, तब आई वॉज नॉट ओल्ड ऑफ 21 ईयर भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा। सो देन एक वैकेंसी निकली थी लेक्चरशिप की। अच्छा। तो माय फ्रेंड्स मुझे बोला कि तुम्हारा तो होगा नहीं क्योंकि तुम्हारा 21 एज नहीं हुआ है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम फुलफिल नहीं करती हो। तो उस समय मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई कि बाकी फ्रेंड्स लेक्चरशिप में जा रही है, कॉलेज एजुकेशन में जा रही है। लेकिन उसके बाद क्योंकि कहा जाता है ना कि जो ईश्वर लिखता है वो होके रहता है, तो ईश्वर की शायद मुझ पे कृपा रही
अपने बुज़ुर्गों का, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा हम्म, कि उसके बाद जब मैंने एमफिल कंप्लीट कर लिया मेरा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए और राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम दिया और अच्छा, पहले ही अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो सिलेक्शन हो गया। गया। हाँ, और आपकी मतलब उम्र क्या थी उस समय? मेरी उम्र थी 24 एंड हाफ ईयर। अच्छा, हाँ, और उस समय के हिसाब से तो मतलब लड़कियों का इस फील्ड में आना कॉमन था या नहीं, बहुत नहीं, कम नहीं, फीमेल ये उस कैंडिडेट्स थी? समय ये 89 1989 की की बात बात है है। हाँ। और उस समय ऐसा कुछ था नहीं कि लड़कियां, और मेरी फैमिली में भी कोई सिविल सर्विस में नहीं है हुँ, और गर्ल्स का तो नहीं था। हुँ। बस एक सोचा, और आज का जो अपन सिनेरियो देखते हैं जी। उसमें बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको पता चलता है, राइट। न्यूज़पेपर के थ्रू भी पता चलता है, लेकिन उस समय ऐसा कोई माहौल नहीं था कि हुँ, आपको किसी के थ्रू पता चले, या सोशल मीडिया तो था ही नहीं उस समय। तो जस्ट फादर ने, मेरे पिताजी जो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, मम्मी हुँ, पापा, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा इस तरह का एक एग्ज़ाम होता है और तुम देना चाहो तो दे दे दो, सकती हो। है ना। बाकी उनको भी इतना ज़्यादा नहीं पता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या होती है, और मुझे भी नहीं पता था। देन एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम दिया, हुँ, सिलेक्शन हो गया, हुँ, तब हमें अपना ये पता चला कि हमारा वर्क ऑफ नेचर वर्क क्या है, हुँ। उसके आधार पर फिर आगे बढ़ते चले गए। तो आपकी फैमिली, जितना मुझे आपसे सुन के लग रहा है, काफ़ी सपोर्टिव रही हैं आपके बिल्कुल, करियर बिल्कुल। में, क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों एजुकेशन से जुड़े हुए विभाग थे। में काम करते हैं, दोनों अच्छा, सर्विस में थे। तो उनका ये था कि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पढ़ लें, और उनका तो मोटिवेशन और सपोर्ट रहा ही है। इसके अलावा मेरे दादा-दादी भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे पढ़ाई के संदर्भ में। अच्छा, तो जॉइंट फैमिली थी हमारी। हाँ, हुँ, जी। अ, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड और ओके। करियर से संबंधित सवाल था। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो आजकल सोशल मीडिया के दौर में आते हैं, और उसमें बहुत डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है आईएएस ऑफिसर की जॉब को। हुँ, हुँ। तो आप इसकी कुछ मिथ्स वर्सेस रियलिटी बता सकती हैं कि जो लोग मिथ की तरह उसको लेते हैं और रियलिटी क्या है एक आईएएस ऑफिसर होने की? क्या ये लाइफ सिर्फ पर्क्स से जुड़ी हुई है? क्या इसमें सिर्फ बेनिफिट्स है? क्या इसमें आप ऐसी चीज़ें भी खो रही हैं जो आपने आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला है, पर आपको लगता है कि इसको एड्रेस करना दर्शकों के लिए दर्शकों को सुनना ज़रूरी है? देखिए, कोई भी जो सिविल सर्विस है, हाँ। वो उसका जो मेन अट्रैक्शन होता है, वो ये होता है कि एक तो मल्टीटास्किंग होती है जी। और वेरियस फील्ड्स में आपके जॉब अटैचमेंट्स होते हैं। हुँ, तो पर्क्स इज़ नॉट सो गुड। ऐसे पर्क्स तो बैंक्स में भी होते हैं, अदर सर्विसेज में भी होते हैं, हुँ, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप सोसाइटी से डायरेक्ट लिंक करते हो, करते हैं। और सोसाइटी से लिंक करने के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अब आप जॉब जॉब करते हो, हुँ, तो आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी। आपका स्पेशलाइज़ेशन नहीं हो सकता किसी सब्जेक्ट में, लेकिन आप आपको जनरली सब। वर्सेटाइल, हाँ, वर्सेटाइल नेचर के हो जाते हो, हुँ, और आपका एक विज़न आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का डेवलप हो जाता है। आपको प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करनी जी। है ना? तो ऐसा भी नहीं है कि आईएएस की नौकरी बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हुँ, बट अगर आप सेवा भाव से सेवा में आते हो, हुँ, इस सर्विसेज को चुनते हो, और रियली में अगर आप उसी पाथ पर चलते हो, हुँ। कई बार कई लोग इंटरव्यू में ऐसे बोल देते हैं, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है हुँ, कि भाई आप क्यों आते हो, तो वो एक जस्ट एक लैंग्वेज होती है कि भाई सेवा करने के लिए आते हैं। गिविंग बैक लेकिन टू द मैंने ये सोसाइटी। भी देखा है कि कई बार वो सेवा तो कहीं पीछे छूट जाती है, और लोग दूसरे तरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जी, और उससे क्या होता है कि वो जो सेवा के प्रति जो भाव पब्लिक में आता है, कि ऑफिसर्स के प्रति जो एक नज़रिया होता जी, है, जी, वो थोड़ा-सा अलग तरह का बन जाता बन जाता है। है ना? तो वो नहीं है। मैं तो, बिकॉज़ आई एम वेरी ग्राउंड टू अर्थ, और उसमें मुझे लगता है कि आदमी अगर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता है, हुँ, जिस बैकग्राउंड से वो आया है, जिस हुँ, सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आया है, हुँ, और जिन लोगों के साथ उसको डील करना है, जी, जी, उनके साथ अगर वो प्रॉपर्ली डील करते हैं, हुँ, है ना?
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। और ग्राउंड रियलिटीज़ जब जैसा मेरा जो बैकग्राउंड है, मुझे अच्छे से पता है कि क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक या मध्यम वर्गीय परिवार की सोसाइटी में कितनी उसकी ज़रूरतें होती है, जी। वो आप अच्छे से आंकलन कर पाते हो और उसको एक सही रिलीफ आप दे पाते हो। मैम, जो हमारा चैनल है, जैसे आपने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर का काम डायरेक्टली सोसाइटी से लिंक्ड होता है। आप फ्रंट फुट पे सोसाइटी के लिए आंसरेबल होते हो, अकाउंटेबल होते हो। आप पूरे, जैसे आप एक डिविजनल कमिश्नर है, तो आपके अंडर 4 जिले, 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो डेफिनेटली बिना नियमों, बिना रेगुलेशंस, बिना कानून के कुछ नहीं होता। और लॉ ऑन पेपर क्या है और लॉ इन रियलिटी क्या है, ये आप लोग से बेहतर कोई ज़्यादा नहीं समझ सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन सरकारें आती जाती रहती है, पर आईएएस ऑफिसर्स अपने प्लेस पे ही रहते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को नज़रिए में रखते हुए लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है? क्या हम इनको अलग अलग रख सकते हैं या हमेशा इन दोनों का साथ ज़रूरी क्योंकि है? लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन अलग तो किया ही नहीं जा सकता जी। है ना? क्योंकि सारा जो सिस्टम है वो कानून से ही चलता है। जी। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर ले लो, चाहे आप कोर्ट केसेस ले लो, जी। या चाहे डेली रूटीन में जो भी आप हैंडल करते हो, वो लॉ के इतर तो हम जा ही नहीं सकते हैं ना? जी। लेकिन लॉ में भी ऐसी चीज़ होती है कि उसको अगर गहनता से समझा जाए, उसके इंटरप्रिटेशंस को समझा जाए, तो हम लोगों को लॉ में रहते हुए भी बहुत अच्छी सेवाएं दे सकते हैं। जी। कई बार ऑफिसर्स ये बोल देते हैं कि सब ये प्रॉपर नहीं है, ये सही काम नहीं है, लेकिन वो उसका मुझे वजह ये लगती है कि वो ठीक से उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं। जी। तो लॉ का इंटरप्रिटेशन करना व्यक्ति के, जो मैं कहूँगी कि निष्पक्षता पे निर्भर करता है। जब वो बायस्ड हो जाता है किसी चीज़ से, तो कई बार उसका नज़रिया लॉ के प्रति भी इस तरह से हो जाता है कि वो मतलब जब उसको भी उसको बायस नज़र से देखता है, और वो देखता अपने है अगर हिसाब काम से। नहीं करना है तो वो लॉ का बहाना बांध देगा। जबकि कानून में ऐसा नहीं है, कानून है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जनहित में किया जा सकता है, मेरा ये मानना है। और मैंने ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें कानून की सीमा को 100% कानून की सीमा में रहते हुए कानून के अनुकूल फैसले भी लोगों को दिए हैं जो जनहित में और समाज हित में थे। जी। पर आपको ऐसा लगता है कि लॉ कभी कभार एज अ हिंड्रेंस आती है इन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन? बहुत लोगों का ये भी कहना है कि लॉ पेपर में तो बहुत इट्स वेरी गोल्डन, इट्स वेरी एम्बेलिश्ड, बट लॉ जब इम्प्लीमेंटेशन के उस द्वार से गुजरता या निकलता है तब कुछ होता नहीं है। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या उसमें हाथ है एडमिनिस्ट्रेशन का? देखिए, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही है। जी। जी। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी है हाँ। वो एग्जैक्टली है ही लेजिस्लेशन द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे जी। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जी। लेकिन लॉ का एग्जीक्यूशन केवल एडमिनिस्ट्रेटर पे नहीं है, हम्म। उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जो पब्लिक है, पब्लिक मास है हमारा, उसकी भी साथ साथ जिम्मेदारी है। जी। जब तक पब्लिक लॉ से नहीं डरेगी या लॉ का उल्लंघन करने को अपने आप को होशियारी नहीं मानेगी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम ये हो गया है कि हम लॉ को तोड़ेंगे। लोग जो है, पब्लिक है, कई कई लोग लॉ बाइंडिंग होते हैं, लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम लॉ तोड़ेंगे तो शायद हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जी। तो लॉ का एग्जीक्यूशन केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स पे भी निर्भर करता है। जी। तो ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ है जो आप सिटीजन्स को या जनरल पब्लिक को बताना चाहेंगी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करने में सहायता पूर्वक साबित हो? देखिए, मेरा ये मानना है और मैं कई बार मंचों से बोलती भी हूँ कि हमें एक नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। वेरी जो नाइस। व्यक्ति है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि देश मेरा है। अगर वो ये सोचने लग जाएगा कि देश मेरा है, इसकी हर चीज़ मेरी है, मुझे इस देश को आगे बढ़ाना है ना,
तो शायद लॉ की पालना अपने आप हो जाएगी। ये मैंने पहली हाँ। बार सुना है, नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग। इस पे आप Yeah. कुछ फोकस बस देंगे? मेरा ये कहना कि मुझे लगता है कि प्रारंभ से जो प्रारंभिक एजुकेशन है हमारी, हाँ। एलिमेंट्री एजुकेशन है, हम्म, वहाँ से बच्चे में ये भाव होना चाहिए कि वी आर द प्राउड सिटीजन या प्राउड बच्चा ऑफ दिस कंट्री। yes, हम भारत के नागरिक हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हमने इस देश में ऐसा जो हमारा खूबसूरत सा भारत है, रंग भरा भारत है, हरियाला भारत है, और जिसको कहना चाहिए एक जीवंत, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वो इतनी खूबसूरत है कि शायद वर्ल्ड में उसका कोई सानी नहीं है। मैम दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो एक सोसाइटी को या एक एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर मैं कहना चाहूँ कि ऐसे दो स्टेप्स हैं, उसमें से एक पहला स्टेप है अवेयरनेस और दूसरा स्टेप है एक्सेसिबिलिटी। बहुत लोग पहली सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, दे आर नॉट अवेयर ऑफ लॉज, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसका भी उन्हें आभास नहीं है। मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं, मिली हूँ जिनसे जिन्हें इंडिया में न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए, उसका भी पता नहीं है कि उनका नाम क्या है, या मतलब वो कभी भी उनका काम पढ़ सकता है। तो लॉ को एक बहुत ही आइसोलेटेड फील्ड मानी जाती है, पर लोग ये नहीं समझ पाते कि लॉ का कनेक्शन हर एक एस्पेक्ट से है। तो वो एक सिटीज़न के लिए सिर्फ एज अ जनरल नॉलेज जानना ज़रूरी है, या उससे भी आगे कुछ बात है जानने के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो सिटीजन है, जो मैंने कहा ना कि जब अपना देश वो मानने लगेगा, हाँ मानते हैं लेकिन उस भाव से नहीं है, जी, ठीक है? वो उस तरह से मानता है कि हम फ्री हैं, हम हाँ लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम जो मर्जी हो जो करें, लेकिन उससे कई चीज़ें बिगड़ने लगती है। जब जी इंडिपेंडेंस उत्श्रृंखलता में बदल जाती है ना, जी तो वो फिर चीज़ें बिगड़ती है। तो जैसा कि आपने कहा कि अवेयरनेस का नो डाउट बहुत अभाव है। हमारा बहुत सारा जो भारत है वो ग्रामीण अंचल में रहता है ना, और उनको कृषि पर आधारित है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि लॉ केवल सज़ा देने के लिए नहीं है। जी मेरा मानना है कि लॉ तो जीवन जीने की एक शैली बिल्कुल है ना? यदि लोग लॉ को समझने लगेंगे तो शायद उनका जीवन बहुत बेहतर होगा। जी आज अपन बीकानेर में देखते हैं, हेलमेट कई बार मैं देखती हूँ रोड पे, है ना, कि हेलमेट इसलिए नहीं लगाते हैं कि चालान नहीं बने। जी सिर्फ डरने के लिए डरते हैं, डर, डर के लिए, चालान के डर से नहीं से डर लगाते हैं, जबकि हेलमेट लगाना उनकी खुद की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जो टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि फैटल डेथ हो जाती है, तो जी वो हेड इंजरी हो जाती है। हम्म, तो मतलब कानून की जानकारी इसलिए होना ज़रूरी है कि उससे लाइफ बेहतर होती है। जी मैम, बहुत बार ऐसा भी होता है कि इस अवेयरनेस तो खैर एक कलेक्टिव Yes. वर्क है, ये सिर्फ एक इंसान नहीं कर सकता, वो एज अ कलेक्टिव डिसीजन जब सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके इफ दे वर्क इन टैंडम, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट Yeah. a better society. But then the second element of it is accessibility. आप लोग लॉ को एग्जीक्यूशन में लाते हैं, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो ऑफिसर्स या वो एडमिनिस्ट्रेशन ही एक्सेसिबल नहीं होता है। एंड मैं ये किसी एक स्पेसिफिक स्टेट या सिटी की नहीं बात करी, जो जनरल रिपोर्ट देखी जाती है या जो जनरल एक कॉमन इंसान के दिल में होता है, जैसे यू से दैट लॉ इज़ ओनली फॉर द रिच एंड नॉट फॉर द पुअर। तो मतलब हम कैसे इस चीज़ में सुधार ला सकते हैं, या सुधार लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभार ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ ही बहुत बायस्ड हो जाती हैं कि दे ट्रीट सिटीजन्स डिफरेंटली। तो इस पे आपका क्या कहना है? कुछ अर्थों में तुम्हारी बात सही है कि जो ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं कि हम सोसाइटी का दूसरा पार्ट है, जी लेकिन उसी सोसाइटी ने ही उनको बनाया है। जी वो भूल जाते हैं कि सोसाइटी के कारण ही हम आज इस चेयर पे बैठे हैं। और मैं अक्सर जो हमारी मीटिंग्स होती है ऑफिसर्स की या जूनियर ऑफिसर्स की, तब मैं ये बात कहती हूँ जी कि ऑलवेज थिंक कि आप चेयर के उस तरफ बैठे हो, तो आप अपने प्रति कैसा व्यवहार चाहोगे, चाहोगे वैसा ही व्यवहार जब आप इस तरफ बैठे हो तो सामने वाले के प्रति हो आपका होना चाहिए। जी
जी। और मेरा तो यही रहता है कि मेरे यहाँ पर जो भी आता है, कोई भी मेरे दरवाजे मैंने यहाँ पे जब बीकानेर में जॉइन किया था, तो मैंने अपने ओपन दरवाजे कर दिए थे। कोई भी आ कोई भी आ जाता, सकता नो है। स्लिप सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं था और वो कोई भी अपने अपनी समस्या को लाके, सिस्टम सिर्फ़ इसलिए था कि लाइन टू लाइन चले। लाइन टू लाइन ऐसा नहीं हो कि एक साथ सारे 10 लोग घुस जाएँ, हाँ, तो बस उसके लिए था। बाकी गेट खुला हुआ रहता था, किसी भी समय 24 घंटे जितनी देर मैं ऑफ़िस में बैठी हूँ, कोई भी मुझसे मिल सकता है। और मैं अधिकारियों को कई बार जब कहने का मौका मिलता है, जूनियर्स को और नए अधिकारियों को, तो मैं यही कहती हूँ कि वी आर फ्रॉम सोसाइटी, सो हमको सोसाइटी को इग्नोर करके या सोसाइटी से अपने आप को बड़ा दिखा के हम काम नहीं कर कर सकते हैं। सकते हैं। हम सोसाइटी के साथ मिलकर जो डिलीवरी सिस्टम पैदा कर सकते हैं या डिलीवरी सिस्टम हो सकता है, उसको प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छा। आप ऐसी कोई 3 क्वालिटीज़ बताएँगी कि एक आईएएस ऑफ़िसर, जो भी लोग सुन रहे हैं या जो स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो पढ़ाई तो उन्हें करनी ही पड़ेगी, जो वो प्रोसेस है उसके उससे उससे रिलेटेड नहीं, बट ऐसे कौन-सी 3 इन्हेरेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो इस सिस्टम में रहते हुए तो आप बहुत चीज़ें सीखेंगे ही, बट जो इन्हेरेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो आपको एक एक काबिल अफ़सर ही नहीं, बल्कि समाज में कुछ बेहतर करने के लिए आपको डाल सकता है? मेरे हिसाब से देखिए, जो बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए वो इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी पढ़ते समय भी चाहिए कि आप पढ़ाई ही कर रहे हो या कुछ पढ़ाई के बहाने कुछ और कर रहे हो, है ना? तो वो यस। आप अपने प्रति ईमानदार रहो सबसे पहले तो, और फिर सोसाइटी के प्रति ईमानदार रहिए, है ना? क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना है 35 साल की नौकरी में, मैं गर्व से कहना चाहूँगी कि ऑनेस्टी को मैंने सबसे ऊपर रखा हुँ, और मुझे कोई अफ़सोस नहीं है मुझे। और ऑनेस्टी के कारण ही जो आजकल ये कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, हुँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरी 35 ईयर की सर्विस में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं आया कि मुझे कभी पॉलिटिकली कोई प्रेशर हो कि ये आपको ये बहुत काम बड़ी बात करना है। ही पड़ेगा, है ना? तो दिस इज़, मैं सोचती हूँ कि मेरा अचीवमेंट है। और मुझे ये लगता है कि जो पॉलिटिकल पर्सन्स है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हुँ, दे ऑल्सो, उनको पहचान है हुँ, कि जो अधिकारी इन्वॉल्व होके काम करते हैं हुँ, या जो अधिकारी पॉलिटिकली या गलत कामों की दिशा में जाते हैं, उन पे प्रेशर आते हैं। लेकिन जो आदमी सही काम कर रहा है, उस पे नहीं। सही काम के लिए किसी को कुछ बताएँ, उनको लगता है कि हमें आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, आप खुद ही अच्छे कर लोगे, आप खुद ही सही काम करोगे। हुँ, तो ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। मैं ये कहूँगी कि दे ऑल्सो आर ए गाइड फॉर अस। पॉलिटिकल गाइडेंस हमसे मिलती है, उनके थ्रू भी हमें गाइडेंस हुँ। मिलती है और वो भी अच्छा मार्गदर्शन हमारा करते हैं ताकि हम एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इकाई के रूप में अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। पर मैम, जैसे हर एक पॉलिटिकल सिस्टम या हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, और जैसे सरकार बदलती है, बट जैसे आपने कहा कि निष्पक्षता इज हुँ, इज द कोर फॉर योर या जॉब, पर ना चाहते हुए भी बहुत बार हमारा पर्सनल बायस आ ही जाता है। एज ए ह्यूमन वी कैन नॉट लेट दिस हैपन। तो आप उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करती हैं जब बायस का, या लेट से आपके और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पॉलिटिकल लेट से इंटरफेरेंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ क्लैश ऑफ ओपिनियन है, तो उसको डील करना कैसे होता है? देखिए, प्रशासन में जब हम होते हैं ना, तो हम्म, बायसनेस को तो आपको छोड़ना, अलग ही रखना पड़ता जी, है ना? आप किसी भी चीज़ को पूर्वाग्रह के आधार पर हैंडल नहीं कर सकते जी, कि आपने एक थॉट बना लिया, उसी थॉट प्रोसेस पे आप चलोगे। आपको समय, काल, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने होते हैं, हम्म, कानून की सीमा में रहते हुए। हम्म, लॉ की कभी तोड़ना आवश्यक नहीं होता है, कानून की सीमा में रहकर भी रहकर, हम अ, विशेष परिस्थितियों में विशेष निर्णय ले सकते हैं। जी, और जो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस मैंने तो कभी महसूस किया नहीं हम्म, और न कभी किसी ने कुछ कहा हम्म, मुझे तो। और कभी-कभी क्या होता है कि आपकी क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट होती है कि आप किसी मुद्दे पर कितना क्लियर हो, हम्म, आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं, देन
आप साथ में बैठ के विचार विमर्श करिए पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों के साथ में, और उनकी बात भी सुनिए। दे वो कभी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि हमेशा गलत ही होते हैं या वो आपको गलत काम के लिए बाध्य करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छा। दे आर ऑलवेज सपोर्ट यू इफ़ यू आर राइट। तो अगर आप सही बात उनको बता रहे हो, सही चीज़ें उनके सामने ला रहे हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो आपको कोई ज़बरदस्ती करते हों कि जी। आपको ये काम करना ही पड़ेगा। एंड नेवर दे से मैंने पूरा 35 ईयर में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने मुझे ये कहा कि आपको ये काम करना ही होगा, चाहे वो गलत हो। तो एक अधिकारी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक हम लोगों की थोड़ी-सी आदत होती है कि हम बार-बार ये कह देते हैं देखेंगे, बाद में देखेंगे, करेंगे। बट मेरा ये मानना है कि जो कार्य नहीं होने जैसा है, आप बता दीजिए कि पहले नहीं ही होने बता जैसा है, दीजिए। और उसके लिए कौन-सा रास्ता उस व्यक्ति के लिए उचित रहेगा, वो भी उसको गाइड कर दीजिए। जी। तो वो बहुत ही सैटिस्फाइड होके आपके यहाँ से जाता है। जी। और मैम बहुत बार ये आता है कि जैसे हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो we have seen the court system also working. We see and we read about appointment of the judges as well. Similarly for the appointment of IAS officers. क्या ऐसा होता है कि आपकी जॉब एक गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके पर्क्स, उसकी सिक्योरिटीज़ हमेशा आपके पास रहेगी, बट द प्रोसेस ऑफ ये जो ट्रांसफ़र की बातें होती है कि अगर इफ़ यू डोंट डू दिस वे, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कभी आपने वो सिचुएशन फेस करी है, ये ट्रांसफ़र का डर, मतलब नॉट ओनली फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड बट इन जनरली कभी आपके मन में वो भावना आई है? देखो, जब आप सिविल सर्विस में जाते हो तो आप एक ही वर्क प्रोफाइल में तो नहीं रह सकते, जी। है ना? तो और मैंने वही कहा ना, जब ग्राउंड पे अधिकारी होता है या ग्राउंडेड होता है वो अधिकारी, तो उसको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कौन सी पोस्ट पे दिया जा रहा है, किस पोस्ट पे दे रहे हैं, आपका अपॉइंटमेंट किस पे हो रहा है, ट्रांसफ़र किस पे हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा कभी फ़ील हुआ नहीं। जिस भी पद के लिए सरकार ने मुझे उपयुक्त समझा उस पे लगाया, एंड आई हैव ट्राइड दैट ऑफिस की, उसके लिए भी मैंने बहुत जी जान से कैसा भी ऑफिस मिला, कोई भी डिपार्टमेंट मिला, लेकिन उसको भी कोशिश ये करी कि उस डिपार्टमेंट की एक पहचान बने, और जिसको लोगों की नज़र में वो डिपार्टमेंट ऐसा माना जाता है कि सही नहीं मिला आपको, लेकिन उसकी भी पहचान मैंने बनाई है और उसके लिए भी बहुत काम किया है। मैम, फॉलो अप क्वेश्चन, आपने एज एन ऑफिसर 35 ईयर्स स्पेंड करे हैं, आप कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बता सकती हैं जो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट या इससे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में थी, वो ऐसे रिफॉर्म्स जो आगे जो लोग भी सुन रहे हैं वो भी उसको जानकर थोड़ी चीज़ें समझें? रिफॉर्म्स तो नहीं कह सकते, बट प्रयास ज़रूर किया है। जैसे मैं पाली डिविज़नल कमिश्नर थी और बीकानेर में भी डिविज़नल कमिश्नर रही हूँ, तो उस समय मुझे ये लगता था कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, वो काफ़ी डर्टी एंड शैबी हालत में होते हैं। तो उसमें मैंने एक अभियान चलाया था कि भई हमारे जो ऑफिसर्स हैं, या ऑफिसर्स के चैम्बर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो हमारा स्टाफ होता है, वो थोड़ा बहुत ही शैबी हालत में बैठते हैं या उनका रिकॉर्ड भी अस्त-व्यस्त सा रहता है। तो एक अभियान मैंने पाली में भी चलाया था, बीकानेर में भी चलाया, क्लीन एंड ग्रीन ऑफिस। अच्छा। तो दैट इज़ और मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे जो सारे नीचे वाले ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पूरा प्रयास इसमें किया, पूरी अपनी क्षमता के अनुसार इस थीम पर काम किया, और उसी के साथ मैंने एक और थीम चलाई थी कि मेरा ऑफिस मेरा गमला। मेरा ऑफिस मेरा गमला मतलब एक पोट उसकी तरफ से लगे। तो उसमें भी ये था कि अगर वो व्यक्ति खुद लगाएगा तो वो अपने प्लांट की केयर करेगा। हाँ, और उससे क्योंकि आने वाली और उससे एनर्जी। उससे जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो पूरे माहौल को पॉजिटिव करती है, और उससे जो लोग हमारे पास आते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर, समस्याओं को लेकर, तो उनका हम एक पॉजिटिव समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। हम इसके काउंटर में लोगों को भी बोल सकते हैं, मेरा शहर मेरा गमला। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा शहर स्वच्छ
क्लीन रहे, मेरा शहर, मेरा पेड़, गमला तो नहीं पर हाँ, मेरा पेड़। पेड़ लगाए, है ना, क्योंकि ऑफिस में कई जगह पेड़ लगाने की जगह ही नहीं नहीं होती है। होती है। तो हमने ये वाला थीम चलाया था और मेरे पास बहुत सारे फोटोज़ हैं, हज़ारों की संख्या में, जो मेरे ऑफिसर्स ने, लगाए। मेरे कर्मचारियों ने मेरे पास भेजे हैं। जी। एंड आई अप्रिशिएट, आपके मंच के माध्यम से भी मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि जिन्होंने ये मेरी एक आवाज़ पर इतना अच्छा काम किया। जी मैम। इसके अलावा सोसाइटी में हम्म, वुमेन्स के लिए भी मेरा थोड़ा सा रहता है अच्छा। कि वो अपना ध्यान रखें। महिलाएं जो हैं, विशेषकर रूरल एरिया की या हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं, वो पूरे परिवार का तो ध्यान रखती है। परिवार के लिए सारे उनके खाना जो भी बनाना है वो भी बनाती है, जो पसंद है वो बनाएगी उनकी, लेकिन कभी भी अपनी पसंद का कुछ नहीं बनाती है। तो मैंने ये भी कई बार बोलती हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखिए, परिवार का रखिए, लेकिन आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक महिला की हेल्थ पर पूरा परिवार चलता है। जी। तो अपने लिए भी वो अच्छे से अपना ध्यान रखें, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। कहीं कोई दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है तो बहुत सारे रिपोर्ट महिलाओं के करें। लिए जी। लॉज हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही वो हो जाए कि बहुत ही विद्रोही हो जाए, लेकिन अपनी बात रखने का उन्हें अधिकार होना चाहिए। और महिला सम्मान के लिए मैं पूरी सोसाइटी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि महिलाओं और बच्चियों को सम्मान से देखना सोसाइटी का धर्म है, कर्तव्य है, और विशेषकर पुरुष समाज के लिए कि उनको, हर महिला को सम्मान देना चाहिए, निर्णयों में उनकी भागीदारी करनी चाहिए। मैम, आप एक फीमेल आईएएस ऑफिसर हैं। कभी आपके साथ जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि मेल ऑफिसर्स और फीमेल ऑफिसर्स को थोड़ी अलग नज़रिए से देखा जाता है। जैसे लोग कह देते कि एक फीमेल आईएएस ऑफिसर के ये ट्रेड्स होंगे, मेल ऑफिसर के ये होंगे। आपको लगता है कि आपका जेंडर कभी सोसाइटी के लिए एक क्लैश में आया हो? कभी लोगों ने ऐसी कोई बात कर दी हो? क्योंकि सामने तो कोई नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं उनके कॉपरेशन या उनके उसके द्वारा कभी आपको महसूस हुआ है कि एक फीमेल आईएएस ऑफिसर, या मतलब हम पहली बार क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों है, ये एक मैं पद तो है। बीकानेर का ही उदाहरण बताना चाहूँगी आपको। अभी जब मैंने जॉइन किया था तो हमारी एसपी भी महिला थी, कलेक्टर अभी भी महिला महिला है, है। और मैं स्वयं डिविजनल कमिश्नर महिला थी। तो लोगों का एक सीधा साधा ये वाक्य आता था कि आप तो तीनों महिलाएं हैं और महिलाओं का, अभी तो बीकानेर में महिलाओं का राज है ना। तो मैंने कहा जब सारे पुरुष होते हैं तब तो कोई नहीं कहता कि पुरुषों का राज जी। है ना। तो ये थोड़ा सा सोसाइटी में, क्योंकि हमारी पितृसत्तात्मक सोसाइटी है अभी भी भारत में, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। पर ऐसा कभी नहीं लगा कि हमें महिलाओं को ऐसे कभी की कॉपरेशन नहीं मिला हो। सभी मिला लोग है, हाँ, स्त्री पुरुष सभी इस समाज पर के थोड़ा भागीदार हैं। नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा, क्योंकि, और शायद बीकानेर वालों को भी नहीं लगा होगा कि ये महिला अधिकारी है तो काम नहीं कर पा रही है, या ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती कि बीकानेर की जनता ने भी ये महसूस किया होगा। मुझे तो ऐसा ऐसा लगता है ऐसा कि नहीं लगा, क्लासिफिकेशन की जरूरत ज़रूरत ही नहीं नहीं है। है मैं वही कह रही हूँ। तो हमने उनको यही बोला था, और जब ये कमेंट आया कि भाई आप तो तीनों महिलाएं हैं, महिलाएं हैं। तो हमने कहा जब तीनों पुरुष होते हैं तो वी नेवर We- कोट कि आप तीनों पुरुष हैं, जी, तो ये क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है ही नहीं। नहीं है। और ऐसा जी। नहीं होता है, व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको, अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। जी। जी। और अभी हमने सिस्टम की बहुत डायनेमिक कह सकते हैं कि इस सिस्टम के बारे में बहुत जानने की कोशिश की है, पर इस सिस्टम, एवरी सिस्टम हैज़ अ लूप होल। अगर वो लूप होल नहीं है तो वो आई थिंक सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि आइडल सिस्टम तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे लूप होल्स जिसको जिसको जिनको रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, या कुछ ऐसी स्कीम्स या रिफॉर्म्स जो आपको लगता है कि ज़रूरी है और हो नहीं पा रही है, एंड नॉट इन दिस डिस्ट्रिक्ट बट एनी डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, तो कुछ लूप होल्स ऐसे इस सिस्टम के जो आपको लगता है कि इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। देखिए, थोड़ा सा मुझे एक चीज़ लगती है जब से मैंने जॉब ज्वाइन करी है, कि प्राइमरी एजुकेशन पे जो है हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हम कॉलेजेस है या सेकेंडरी एजुकेशन है, उस पर तो पूरा फोकस रखते हैं, लेकिन प्राइमरी एजुकेशंस पे और अधिक फोकस होने की ज़रूरत है।
दूसरा जो है, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तो हमारा ही है, लेकिन जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उसको स्कीम्स तो बहुत सारी है ना, सभी वर्गों के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और इम्प्लीमेंटेशन के 2-3 एस्पेक्ट हैं। पहला तो अवेयरनेस लोगों में पैदा करना कि भाई आपके लिए ये स्कीम है। फिर वो जो वास्तविक ज़रूरतमंद है या वास्तविक जो पात्र व्यक्ति है उस तक ही उस योजना का फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए मशीनरी को। और जो थोड़ा सा पॉलिटिकली इन्वॉल्व होके जो काम करते हैं, काम योजना के अनुकूल पात्र व्यक्तियों के लिए करना चाहिए जी। पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कई बार जो पात्र व्यक्ति हैं उससे वंचित हो जाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी। तो बस ये है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को और मजबूत बनाया जाना चाहिए, जी। उसको और अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और उसको और उसमें पारदर्शिता तो अभी है, क्योंकि आईटी का आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया, तो उससे काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी आ गई है सिस्टम में। तो इसमें भी ज़्यादा अब गुंजाइश नहीं है कि लोग ज़्यादा उसको मैनिपुलेट कर पाएँ, लेकिन फिर भी मेरा यही है कि इम्प्लीमेंटेशन जो स्कीम जिस भाव से बनाई जाती है, जिन लोगों के लिए बनाई जाती है, उनको उनका वास्तविक लाभ मिले, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। अब हम इस पॉडकास्ट के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो ना लॉ ना एडमिनिस्ट्रेशन किसी से रिलेटेड नहीं है, पर इफ़ यू बिकम समथिंग एंड इफ़ यू बिकम समथिंग जहाँ आप पीक पे होते हो अपनी लाइफ पे, so you also lose a lot of things. You lose a lot in your personal life, in your day-to-day life, maybe in your family. मतलब, and this is a question which needs to be addressed. And क्योंकि हमारी एक पितृसत्ता सोसाइटी हमेशा रही है, तो एज अ फीमेल जो चीज़ें नेचुरली है, बिकॉज लेट्स से गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड at initial stages could be only done by a mother. बहुत लोग इसे एक स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट समझेंगे, बट मुझे लगता है कि जो चीज़ नेचुरली हो रही है उसको आप हिंडर नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ है दैट यू फील कि जब आप पीछे अपनी लाइफ को फ्लैशबैक में देखती हैं तो ऐसा लगता है कि आई हैव लॉस्ट, मतलब मैंने कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट को खोया, या मैं मे बी फुली नहीं जी पाई हूँ, कोई सैक्रिफाइसेस या कुछ भी इमोशनल कमिटमेंट्स नहीं? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि मैम आप लोगों की जॉब सिर्फ 9 to 5 कहने को होती है। नहीं, वो है। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑफिसर और ह्यूमन बीइंग है ना, दोनों में बैलेंसिंग एज ए मदर या एज ए हाउस वाइफ एंड एज ए ऑफिसर, आपका बैलेंसिंग तो जरूरी है। फैमिली और वर्क प्लेस एंड फैमिली बैलेंस तो जरूरी है पर वो हो पाता है? लेकिन वो हो गया, हाँ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस टाइम के बाद इतना अपने आप को अधिकारी नहीं समझती। अच्छा। है ना, और ऑफिस में जब होती हूँ तो मुझे अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं आता है। आई नेवर टुक माई फाइल्स टू माई हाउस। चाहे मैं ऑफिस में 10 बजे तक बैठ जाऊँ, लेकिन घर पे मैं कभी फाइलें नहीं ले गई, ताकि जो घर का टाइम जो है वो मेरे बच्चों के लिए रहे, फैमिली के लिए रहे। ये मैंने हमेशा देखा है उसको। ऑफिस में 12 बजे तक बैठ जाऊंगी रात की, लेकिन ऑफिस का काम ऑफिस में ख़त्म करके ही घर आना है। मैम आपके एंड एज ए पर्सनल, एज ए मैं कहूँ कि आरएस अफसर भी छोड़, आईएएस अफसर छोड़ दीजिए, ऑफिसर वाली कैटेगरी, तो आई एंजॉय द लाइफ। मुझे अगर आपके किसी मोहल्ले में पानी पूरी खाने जाना है तो आई गो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आईएएस अफसर हूँ और पानी पूरी सड़क पे नहीं पी सकती, ऐसी बाइंडिंग मैंने अपने ऊपर नहीं रखी। मुझे सब्जी खरीदनी है तो आई शुड गो, मुझे बाज़ार में शॉपिंग करनी है तो मैं जाऊंगी, मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों में। और एज ए आम आदमी या एज ए एक जनरल महिला की तरह रहना भी मुझे अच्छा लगता है जी। गरिमा के साथ, बिकॉज वी आर ऑल्सो ऑफिसर। तो एक गरिमा के साथ अपना बिहेवियर अगर आप सोसाइटी में रखते हो तो देर इज़ नो बाइंडिंग और नो बाउंडेशन। मैम आपकी लाइफ के 3 हाइज और 3 लोज कुछ भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल,
जिन्होंने आपकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट पे ला दिया हो? ऐसा मेरा कुछ नहीं है, ना लॉज है ना हाइज है, बिकॉज आई मतलब मैं तो संभाव में रहने वाली महिला हूँ, है ना, न्यूट्रल। न्यूट्रल, और जेनोलॉजी को मानती हूँ। तो वो ये सिखाता है कि हमें संभाव में रहना चाहिए, चाहे ज़्यादा खुशी हो चाहे ज़्यादा दुख हो। आदमी को एक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और एक शांत और कूल स्थितियों में रहना चाहिए। जैनिज्म एज एन आइडियोलॉजी, क्या आपको उसने उस पूरी आइडियोलॉजी या उस पूरी फिलॉसफी का आपकी लाइफ पे भी फर्क पड़ा ही होगा? मतलब एज अ प्रिंसिपल्ड वुमेन कहीं ना कहीं वो आई होगी चीज़ें। हाँ, ये मतलब मुझे तो लगता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में ना उसके फैमिली के जो संस्कार हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। फैमिली के संस्कार हैं, साथ में आपके साथ आपके कोलीग्स कौन रहे हैं, है ना, आपका जब इनिशियल स्टेज ऑफ सर्विस था तब आपके साथ कौन था, आपके कोलीग्स कौन थे उस समय, तो वो बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे चलते हो आगे लाइफ में। तो लकीली मुझे फैमिली के संस्कार भी बहुत अच्छे मिले। जो मेरे प्रारंभिक कोलीग्स थे वो भी बहुत अच्छी थी, है ना उनको। और मैम आपकी फैमिली का, लाइक आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों का इस पूरे सफ़र में मैं बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स दूंगी कि बच्चे जब छोटे छोटे 6-6 महीने के 1-1 साल के थे और मैं जब ये रात्रि चौपाल और प्रशासन गाँव के संग चलता था, 12-12 बजे 1-1 बजे घर पहुंचते थे और कई बार नाइट होल्ड्स भी होते थे। लेकिन मतलब मैं इस पूरे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे बच्चों को तो मैं बहुत बहुत थैंक्स दूंगी कि उन्होंने कभी मुझे फ़ोन तक नहीं किया कि मम्मा कब आ रहे हो, एंड नेवर कंप्लेन, दे कभी भी कंप्लेन नहीं की कि मम्मा इतनी देर बाहर रहते हो, हम क्या करें, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। आई थिंक वी नीड मोर सपोर्टिव फैमिलीज लाइक योर्स या इन एवरी बिल्कुल, प्रोफेशन, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है एक पॉइंट पे चीज़ें। वो बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आप जो करना चाहते हो नहीं कर पाते हो। जी जी। विद दिस आई थिंक द होल the whole career of Mrs. Vanna Singhvi ma'am, I think it speaks for itself. ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी नहीं बल्कि इनकी निजी ज़िंदगी से भी हम बहुत कुछ अपने साथ ले जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं बस एक आखिरी क्वेश्चन से एंड करूँगी कि what is your ideology ma'am? I really want to know. मतलब आपकी personality for me is very intriguing. मुझे ऐसा लगता है कि first of all एक ऐसा भी interaction है because I am a female as well, तो कहीं ना कहीं मैं connect कर पाती हूँ। and कुछ ऐसा जो ऐसी 3 चीज़ें जो आपने कभी छोड़ी नहीं है अपनी लाइफ से एंड वो आज तक भी है और हमेशा रही और हमेशा शायद रहेगी। देखिए, एक तो काइंडनेस होती है ना, आप बाहर से आप कड़क हो सकते हो लेकिन अंदर से जो आपकी काइंडनेस है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत पे करती है। दूसरा, मैंने अपना इंटीग्रिटी नहीं छोड़ा। लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि इस नौकरी में आके ऐसा क्या है वो है, लेकिन दिस इज़ माय आइडियोलॉजी कि अगर आप ईमानदार हो, अगर आप अपनी मेहनत से काम करते हो, और तीसरा है हार्ड वर्क। चाहे वो जॉब हो चाहे इनिशियल स्टेज पे मेरी पढ़ाई हो, मैंने हार्ड वर्क हमेशा किया है। और मुझे जब मैं पढ़ती थी तो मेरी फ्रेंड्स ये बोलती थी कि तुझे कोई पढ़ाई के इंजेक्शन लगाती है क्या, तो कि इतने इतने घंटों एक सिटिंग में कैसे पढ़ लेते हो। तो दैट वाज और आप कुछ थीम। सोसाइटी को, लोगों को बोलना चाहेंगी जो वो अपने जीवन में ध्यान रखें या उतारे अपनी ज़िंदगी में? मैं सबको यही कहना चाहूँगी, और तुम्हारे जैसे जो युवा पीढ़ी है उसको ये कहूँगी कि लाइफ में एक तो हम्बलनेस, काइंडनेस का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क हमेशा आपको पे करता है लाइफ में, चाहे आप किसी भी जगह पर हों, चाहे अपने जॉब पर हों, चाहे आप आपके घर पर हों या किसी भी फील्ड में आप हों, तो हार्ड वर्क का कोई विकल्प, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, लेकिन करना अलग चीज़ है और सुनना अलग चीज़ है और पढ़ना अलग चीज़ है। लेकिन जो हार्ड वर्क करता है वो कहीं ना कहीं उसको पे करता है लाइफ में। और एक थोड़ा सा अपना जो विज़न है उसको थोड़ा ब्रॉड रखना चाहिए। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। जी। और जिन संस्कार और जिन परिवारों से आप आए हो उससे हमेशा जुड़े रहिए, अपने देश से जुड़े रहिए, अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए। बहुत अच्छा मैम।
तो इसी के साथ वी रैप दिस सेशन। एंड अगर आप लोग कुछ भी कहना चाहते हैं इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मैम इतनी जो सोसाइटी से जुड़ी हुई है वो ज़रूर आपके कमेंट्स रीड करेंगी, या अगर कुछ आप पहुंचवाना चाहते हैं या जो भी आप फील करते हैं इस पॉडकास्ट के द्वारा तो आप ज़रूर लिखिएगा। मेल आईडी है जो दी हुई है। मैम आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो आप सबको बोल सकती हैं कि टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी को यदि मेरी बातें अच्छी लगी हो, दिल तक पहुंची हो, तो प्लीज़ चैनल को, चहक का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू।